हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूनिट नंबर 5 कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जिसमें हम ये सभी कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कंटेंट्स हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स का भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेशंस। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम माय वीडियो। फर्स्ट है हमारा कंटेंट, इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज एंड रिलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स, लाइक कॉजेज, रिलेवेंस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। मेजर कॉर्पोरेट फेलियर स्कैम्स इन इंडिया लाइक सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पंजाब नेशनल बैंक हेस्ट, IL&FS ग्रुप क्राइसिस, ICI बैंक केस एंड येस बैंक क्राइसिस। ओके, next common governance problems in corporate failures, Indian and abroad, lack of board independence, auditor negligence and complicity, and conflict of interest and insider dealing, weak internal controls, poor regulatory compliance, global comparisons, takeaways and improvement of the for the future, and strengthen oversight mechanism, improving risk management system, regulatory reforms and enforcement, promoting ethical corporate culture, stakeholder education and transparency। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो को, हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज़ एंड रिलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स। पहले कॉजेज़ देखते हैं कि कॉर्पोरेट फेलियर्स के क्या क्या कॉजेज़ है। तो फर्स्ट है पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, वीक बोर्ड एंड पैसिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनेबल्स मिस मैनेजमेंट। अगर पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहता है तो इंडिपेंडेंट जो पैसिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो मिस मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, कॉर्पोरेट फेल्स हो जाते हैं। लैक ऑफ चेक्स ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव लीड्स टू अनचेक्ड डिसीजन मेकिंग। लैक ऑफ चेक्स ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव लीड्स टू अनचेक डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर आप कोई कंपनी जो है वो अगर टॉप एग्जीक्यूटिव से को चेक नहीं करती है, अनचेक करती है डिसीजन मेकिंग को, कि कोई भी चेकिंग इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया नहीं है, तो इससे भी कॉर्पोरेट फेलियर्स होने के कॉज हैं, चांसेस हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कंसील डेट एंड मैनिपुलेटेड अकाउंट्स, मिसलीड स्टेक होल्डर, फॉल्सिफाइड और डिलेड डिस्क्लोजर अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी कि कंसील्ड डेट्स, यानी कोई भी ऐसा डेट है, कर्जा है, मैनिपुलेटेड अकाउंट्स है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स से, तो इससे क्या शो हो रही है कि वो जो कंपनी है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस कंपनी के अंदर, जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट, नो प्रॉपर रिस्क एनालिसिस बिफोर बिग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट, एक्सपोजर्स टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, एग्जांपल IL&FS लीड्स टू कोलैप्स। यानी कि कोई प्रॉपर रिस्क एनालिसिस नहीं हो रहा है कि कोई भी बिग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि अगर कोई कंपनी बे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई बिग इन्वेस्टमेंट, तो उससे पहले कोई भी डिसीजंस नहीं ले रही है, जिससे क्या शो होता है कि इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल भी है यहाँ पे IL&FS के बारे में, जिसने हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर कोलैप्स जिसकी वजह से हुआ, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल को इन इलेबोरेट मैनर। नेक्स्ट हमारा वीक इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फेल टू कैच और प्रिवेंट फ्रॉड। इंटरनल ऑडिट जो है वो फेल हो जाती है क्या चीज़ को कैच करने में, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ जो फर्म्स के अंदर चल रही है। नो एक्शन ऑन अर्ली साइन और रॉन्ग डूइंग ऑन इनएफिशिएंसीज, कोई भी पहले एक्शन ना लेना कोई भी मिसमैनेजमेंट या फ्रॉड एक्टिविटीज़ होने पर, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को वीक शो कर रहा है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी गैप्स एंड नॉन कंप्लायंस, इन एफिशिएंट रेगुलेटरी बॉडीज डिले इंटरवेंशन, यानी कि जो इन डेली जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो कहते हैं इंटरवेंट नहीं कर रही है किसी भी रूल्स रेगुलेशंस के, तो ये इनएफिशिएंट दिखा रहा है। लूज इन्फोर्समेंट अलाउ स्कैम्स टू गो अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, अगर आपकी इन्फोर्समेंट जो है वो लूज है, कमज़ोर है, तो स्कैम्स को अलाउ करती है कि वो आए कम बिजनेस के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके कोई भी रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, स्कैम्स जो है वो उसको एक पावर मिलती है कि वो बढ़े आगे, ठीक है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड मेंबर्स प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन, बायस डिसीजन टेकिंग ड्यू टू अनडिस्क्लोज्ड रिलेशनशिप्स, यानी कि अगर कंपनीज के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा रिलेशनशिप्स, तो इससे क्या हो जाएगा, बायस क्रिएट्स होंगे डिसीजंस लेने में, सब अपने पर्सनल गेन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अनएथिकल कॉर्पोरेट कल्चर, लीडरशिप इनकरेज कटिंग्स कॉर्नर्स एंड शॉर्ट टर्म गेन्स, नो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी। अगर लीडरशिप इनकरेज कटिंग कॉर्नर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर कॉर्पोरेट का कल्चर जो होगा वो अनएथिकल होगा, जिससे क्या होगा कि हम ज़्यादातर फोकस करेंगे शॉर्ट टर्म गेंस के ऊपर, हमारा कोई भी फोकस नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स पे या उनकी वैल्यूज़ पर, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट के लिए काफ़ी
अच्छी चीज़ें नहीं है। इनइफेक्टिव विसल ब्लोअर सिस्टम, एम्प्लॉयज लैक प्रोटेक्शन व्हेन रेजिंग अलार्म, अनरिपोर्टेड अनएथिकल प्रैक्टिसेस वर्जन इन सिचुएशंस। यानी कि अगर जैसे विसल ब्लोअर का जैसे हमने बात की थी कि विसल ब्लोअर सिस्टम होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, तो अगर बाय चांस किसी कंपनी के अंदर कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी और किसी एम्प्लॉयज़ ने उसके बारे में अलार्म रेज कर दिया, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकी कंपनीज, तो ये भी इनफेक्टिव है विसल ब्लोअर सिस्टम के लिए। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई। रिलेवेंस इन स्टडिंग कॉर्पोरेट स्कैम्स, तो अब हम कुछ रिलेवेंस स्टडिंग कॉर्पोरेट स्कैम्स के बारे में कहेंगे। लर्निंग फ्रॉम रियल फेलियर्स केसेस लाइक सत्यम, एनरॉन एंड नीरव मोदी शो सिस्टमेटिक फ्लॉज, हेल्प अवॉइड रिपीटिंग सिमिलर मिस्टेक इन न्यूज़ कंपनीज। तो हम कुछ यहाँ पर कहते हैं केसेस बात करेंगे, जैसे सत्यम के केसेस एनरॉन में और नीरव मोदी के बारे में, जो यहाँ पे कुछ केसेस हुए थे जिसकी वजह से कॉर्पोरेट स्कैम्स हुए थे। तो बेसिकली इसका एम क्या है इन केस स्टडीज़ को डिस्कस करने का, कि आगे फ्यूचर में इन न्यू कंपनीज के साथ ऐसी मिस्टेक ना हो। इम्प्रूव फ्रॉड डिटेक्शन स्किल्स, यानी कि साथ में हम अपने फ्रॉड डिटेक्शन जो स्किल्स है इसको इम्प्रूव कर सके, कि हाउ टू फाइंड एनी फ्रॉड डिटेक्ट इन कंपनीज। ठीक है, enhance ability to identify early warning sign, encourage stronger audit and compliance practices. Okay, नेक्स्ट हमारा बिल्ड एथिकल लीडरशिप, शेप फ्यूचर मैनेजर्स टू वैल्यू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रमोट डिसीजंस टू अलाइन विथ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। साथ में एथिकल लीडरशिप भी प्रमोट करना है कि जो हमारे फ्यूचर मैनेजर्स हैं उन सबको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का शेप्स पता होना चाहिए। साथ में प्रमोट्स डिसीजन टू अलाइन विथ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ड्राइव पॉलिसी रिफॉर्म्स, कैन लीड टू स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस लॉज, एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013, एम्पावर रेगुलेटर विद बेटर टूल्स एंड फ्रेमवर्क। तो बेसिकली जो स्कैम्स होते हैं उससे रिफॉर्म्स भी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्गर क्रिएट होते हैं। जैसे कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह उन्होंने स्ट्रॉन्गर रूल्स गवर्नेंस जो है बनाया आगे चल के। तो ये एम्पावर रेगुलेटर्स को भी करते हैं बेटर टूल्स और फ्रेमवर्क्स को मैनेज करने में। बूस्ट अवेयरनेस एंड विजिलेंस, इन्वेस्टर बिकेम मोर केयरफुल एंड इन्फॉर्म, पब्लिक स्क्रूटिनी इंक्रीजिंग इम्प्रूविंग कंपनी बिहेवियर। पब्लिक जो है इससे ज़्यादा अवेयर्स होंगी, इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा केयरफुल होंगे और इन्फॉर्म्ड रहेंगे। तब इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स, यानी कि कॉर्पोरेट को फेल्स होने से इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो पहले हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है जॉब लॉसेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज फेस सडन जॉब लॉस, एग्जाम्पल किंगफिशर एयरलाइंस, ILS एंड FS। तो बेसिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट पहले क्या पड़ता है कि जॉब लॉस होते हैं एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है इकोनॉमी में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ किंगफिशर एयरलाइंस का और IL&FS के बारे में, आगे हम देखेंगे इन एग्जाम्पल्स को इन डीपली। सेकेंड है इन्वेस्टर वेल्थ डिस्ट्रक्शन। ओके, शार्प डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस, वाइप आउट पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो क्या नाम है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन सब चीज़ों उन लोगों को भी काफ़ी कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टॉक प्राइसेस के वाइप आउट होने से पब्लिक में। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेन, बैड लोन्स एंड डिफॉल्ट इंक्रीज NPA अफेक्टिंग बैंक स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट फ्लो। बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी क्या कहते हैं इसका असर होता है, इफेक्ट होता है कि जो बैड लोन्स होते हैं और डिफ़ॉल्ट जो है तो वो बढ़ जाते हैं। यानी कि बैंकिंग का जो है NPA जो है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो क्या होते हैं ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी दिखते हैं क्या है बैड है। इफेक्टिंग इससे बैंकिंग स्टेबिलिटी और क्रेडिट फ्लो पर भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है। रिड्यूस मार्केट कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ ट्रस्ट इफेक्ट IPO, स्टॉक मार्केट एक्टिविटी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है मार्केट का कॉन्फिडेंस भी कम होता है, जो पब्लिक है वो लॉस ऑफ ट्रस्ट इफेक्ट यानी कि IPO से ज़्यादा लॉस का ट्रस्ट का जो है वो इफेक्ट होता है। स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो लॉस हो जाता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। स्लोड इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन हिंडर सेक्टर लिंक टू फेलिंग कॉर्पोरेशंस। यानी कि इससे क्या है इम्पैक्ट और पड़ता है कि इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है। फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन जो है वो कहते हैं क्रिएट हो जाता है हर सेक्टर्स में। अब हमने इसके इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, अब हम इसके सोशल इम्पैक्ट के ऊपर पढ़ते हैं कि एक कॉर्पोरेट का फेलियर होने से सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इम्पैक्ट
फर्स्ट है इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पीपल लॉस फेथ इन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इससे क्या होता है, जो पब्लिक होती है उनका ट्रस्ट जो होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, लॉस खत्म हो जाता है, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर हो गए या फिर क्या कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हो गए उन सभी में से। सेकेंड पॉइंट है इसका एम्प्लॉय एंड फैमिली डिस्ट्रेस, जॉब लॉस इन लीड टू मेंटल इमोशनल फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन फैमिलीज। अगर कोई भी जॉब लॉस होती है तो इससे क्या होता है, फैमिलीज़ के भी जो एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज है उनके भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता है, और साथ में फाइनेंशियल बर्डन्स भी क्रिएट हो जाते हैं उन फैमिलीज़ पे और उन एम्प्लॉयज़ पर। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी एंड अनरेस्ट, रीच इन एग्जीक्यूटिव ऑफ स्केप अकाउंटेबिलिटी वाइल कॉमन वर्कर्स सफ़र। इनइक्वालिटी और अनरेस्ट से क्या होता है, जो रिच एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कॉमन वर्कर्स उससे सफ़र्स कर जाते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी जैसी सिचुएशन जो है वो इकोनॉमिक में फैल जाती है। नेक्स्ट है एथिकल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक बिजनेस कल्चर, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रीड शॉर्टकट्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिस स्प्रेड इन सोसाइटी। इससे क्या होता है, अब बिजनेस कल्चर में एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, हर इंसान जो है अब शॉर्टकट चीज़ें चाहेगा कि भाई मैं शॉर्टकट से जल्द पैसा अर्न कर सकूँ, ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में फैलने लग जाती है। इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड रीजन, रीजनल इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट ऑन मेजर कॉरपोरेशन फेस लोकल रिसेशंस। इससे क्या होता है, कम्युनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और रीजन वाइज भी, ठीक है, कि काफ़ी सेशंस में रिसेशन जैसे जो केसेस है वो आने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स जो स्कैम्स हुए थे इंडिया के अंदर। तो ये यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इनके बारे में आ सकते हो, और ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी अवेयर होना चाहिए इन केस स्टडी से, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से, स्कैम से, कि क्या क्या इंडिया के अंदर ऐसे स्कैम्स हुए जिसकी वजह से जो गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हो गए। तो हमारा फर्स्ट केस स्टडी है सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड 2009 का। ये केस स्टडी है 2009 का सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड का। अ लीडिंग आईटी सर्विसेज फर्म सर्विंग क्लाइंट ग्लोबली इन सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग। तो ये जो सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज है ये एक आईटी सर्विस फर्म है, ठीक है, जो क्या क्लाइंट्स को सर्व करती थी, सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग सर्विसेज जो थे वो प्रोवाइड करती थी। सेकेंड है फाउंडेड बाय रामलिंगा राजू, वन सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी टेक एंटरप्रेन्योर। तो ये किस द्वारा बनाया गया है, ये कंपनी रामलिंगा राजू इनके ओनर है, फाउंडर है, और ये एक सेलिब्रेटेड विजन है टेक एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जाने जाते हैं, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑपरेटेड अक्रॉस 60+ कंट्रीज, लिस्टेड इन ऑन इंडियन एंड यूएस स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली ये 60+ कंट्रीज़ में ऑपरेट किया जाता है इनका बिजनेस, ठीक है, करते थे, और लिस्टेड थे इंडियंस में भी और साथ में यूएस स्टॉक एक्सचेंज में भी। नोन फॉर रैपिड ग्रोथ एंड हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट अवार्ड्स बिफोर कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स होने से पहले ये काफ़ी अच्छा उनका रैपिड ग्रोथ था और हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट थे, ठीक है, इनके पास हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट अवार्ड्स भी थे क्या कोलैप्स होने से पहले। तो अब नेचर ऑफ स्कैम्स ऑफ फेलियर्स के बारे में जानते हैं। अगर इसके साथ स्कैम ऑफ फेलियर्स क्या एक्टिविटीज़ थी, तो फर्स्ट है ओवर 7,000 करोड़ इन फिक्टिशियस रिवेन्यू एंड प्रॉफिट शोन ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 7,000 करोड़ फिक्टिशियस रिवेन्यू और प्रॉफिट जो थे वो शो किए गए थे। सेकेंड है क्रिएटेड फेक इन्वॉइसेस बैंक बैलेंस एंड एम्प्लॉयज़ टू इन्फ्लेट एसेट्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, फेक इन्वॉइसेस बनाए, बैंक बैलेंसेस फेक बनाए, और साथ में एम्प्लॉयज़ को भी देखते हैं फेक चीज़ें दिखाई जिसे इन्फ्लेट एसेट्स हुआ इनका। ऑडिटर फेल टू वेरीफाई एक्चुअल कैश एंड बैंक कन्फर्मेशन, जो ऑडिटर्स थे वो फेल हो गए वेरीफाई करने में जो एक्चुअल कैश और बैंक कन्फर्मेशंस था। नेक्स्ट है स्कैम रिवील्ड आफ्टर राजू कन्फेस्ड इन अ लेटर टू बोर्ड मेंबर्स। तो ये स्कैम कब रिवील्ड हुआ, जब राजू जो थे उन्होंने कन्फेस्ट किया लेटर के द्वारा बोर्ड मेंबर्स में। अब इशू क्या था इनके साथ, इशूज था ओवर स्टेटेड प्रॉफिट एंड एसेट्स मिसलीड इन्वेस्टर एंड रेगुलेटर्स। इन्होंने क्या किया, जो ओवर स्टेटेड प्रॉफिट्स और एसेट्स थे वो इन्वेस्टर्स के को दिखाए, ठीक है। नेक्स्ट है नो इंटरनल कंट्रोल टू फ्लैग मैनिपुलेशन और इरेगुलरिटीज़, कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स नहीं था मैनिपुलेशंस को रोकने के लिए और इरेगुलरिटीज़ को रोकने के लिए। थर्ड है एक्सटर्नल ऑडिटर फेल टू बेसिक फाइनेंशियल वेरिफिकेशन, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे वो भी फेल हो गए फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस को लेके। नेक्स्ट है नो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म टू रिपोर्ट इंटरनल फ्रॉड, और कोई भी विसल ब्लोअर मैकेनिज्म ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं था इंटरनल फ्रॉड्स को मैनेज करने के लिए।
बोर्ड लैक्ड इंडिपेंडेंस एंड डिड नॉट क्वेश्चन इन्फ्लेटेड रिजल्ट। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने वो भी कहते हैं इन चीज़ों को लैक्स थे, मतलब क्या कहते हैं उन चीज़ को, इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स जो थे वो लैग्स हो गए इन चीज़ों को क्वेश्चंस करने के लिए कि ये रिजल्ट्स इतने इन्फ्लेटेड क्यों हैं। ठीक है। रेगुलेटरी रेड फ्लैग्स वर इग्नोर्ड फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स। जो रेगुलेटरी रेड फ्लैग्स थे वो इग्नोर हो गए मल्टीपल क्वार्टर, यानी क्वार्टर वाइज भी इग्नोर किए गए रेड फ्लैग्स को। गवर्नेंस फेलियर्स अब गवर्नेंस फेलियर्स में क्या क्या है देखते हैं। ऑडिट कमेटी फेल टू स्क्रूटनाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जो ऑडिट कमेटी थी वो फेल हो गई फाइनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज करने में। सेकंड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लैक्ड प्रो एक्टिविटी और क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं अराइज किए कि हाउ द कंपनीज फेल एंड हाउ द रिजल्ट शो टू डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कंट्रोल बाय प्रमोटर्स लीड टू अनचेक डिसीजंस। के एब्सोल्यूट कंट्रोल भी जो थे वो नहीं थे, प्रमोटर्स के द्वारा अनचेक डिसीजंस थे। ठीक है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन वर इधर वीक और बाईपास। जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन था वो भी बहुत वीक था, कमज़ोर था। ठीक है। ऑडिटर कॉल्यूजन और नेग्लिजेंस डीपली इम्पैक्टेड ओवरसाइट। जो ऑडिटर का कॉल्यूजन था और नेग्लिजेंस था वो इम्पैक्टेड हुआ ओवरसाइट, यानी कि कोई भी ओवरसाइट नहीं था इनके ऊपर, मतलब ऊपर से कोई भी मॉनिटरिंग चीज़ें नहीं थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म वर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम मैकेनिज्म था वो तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट था। ठीक है। अब रिजल्ट क्या था हुआ इनके साथ देखते हैं। फर्स्ट, राजू एंड टीम वर अरेस्टेड एंड कॉन्विक्टेड फॉर फ्रॉड। जो राजू और राजू की टीम जो थी फ्रॉड में इन्वॉल्व जो थी उन सभी को अरेस्टेड किया गया और कॉन्विक्टेड किया गया। सेकेंड, टेक महिंद्रा एक्वायर्ड सत्यम मर्ज्ड इट एज महिंद्रा सिस्टम। यानी जो टेक महिंद्रा थी उन्होंने एक्वायर किया सत्यम इंडस्ट्री कंपनीज को और मर्ज हो गए किसमें, महिंद्रा सत्यम के साथ। ठीक है। मर्ज बन के ट्रिगर्ड कंपनीज एक्ट 2013 टू इम्प्रूव गवर्नेंस लॉ, और साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 को भी इम्प्रूव किया गया इसके रिगार्डिंग। सेबी एंड रेगुलेटर स्ट्रेंथन ऑडिटिंग एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स। सेबी एंड रेगुलेटर्स जो थे उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई ऑडिट और डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स के रिलेटेड में। इन्वेस्टर फेस्ड ह्यूज लॉसेज एंड ट्रस्ट इरोजन। साथ में जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें काफ़ी लॉस हुआ इस कंपनी से और उनका ट्रस्ट जो था वो भी इरोज हो गया। became a benchmark case for corporate fraud study in India। तो ये एक benchmark case studies बन गए in India। तो I hope you understand this case study। Now goes to another case study, Kingfisher Airlines 2013। तो ये किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में है, इनमें क्या फ्रॉड हुआ था, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, आइए हम वो देखते हैं। ठीक है। प्रीमियम एयरलाइन स्टार्टेड बाय विजय माल्या, पार्ट ऑफ यूनाइटेड ब्रेवियर्स ग्रुप। तो ये जो है एयरलाइन स्टार्टेड किसने किया था, विजय माल्या ने, जिन्हें आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे इन न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग सिस्टम में। ठीक है। जो कि यूनाइटेड ब्रेवियर्स ग्रुप के थे। मार्केटेड एज लग्जरी एयर ट्रैवल गेनिंग फास्ट पॉपुलैरिटी एंड एक्सपेंशन। तो बेसिकली ये जो एयरलाइन सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन किया। साथ में लग्जरी एयर ट्रैवल, अगर किसी को लग्जरी एयर ट्रैवल करना था तो उस एरिया में भी बहुत अच्छा मार्केट इन्होंने क्रिएट किया। नेक्स्ट है फ्लू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स एम्प्लॉइंग 7000 पीपल। तो ये जो एयरलाइन थी वो डोमेस्टिक में भी जाता है, इंटरनेशनल रूट्स भी था इनका, जिसमें 1000+ पीपल्स जो था डेली ट्रैवल करते थे। नोन फॉर मोर फॉर ग्लैमर देन बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग भी। ठीक है। तो आप जान सकते हो कि किंगफिशर जो एयरलाइन से काफ़ी आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा आई थिंक। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने किंगफिशर एयरलाइंस में कभी ट्रैवल किया है। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इनके स्कैम्स और इनके साथ क्या फेलियर एक्टिविटीज थी। बोरोड 9,000+ करोड़ विथ वीक कोलैटरल एंड इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन। तो उन्होंने बोरो किए कितने, 9,000+ करोड़। ठीक है। जो इन्होंने यानी डेट लिया और जिसमें उनके पास जो कोलैटरल जो था वो काफ़ी वीक था और इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन थे, यानी कि जो वैल्यूएशन इन्होंने की थी वो भी इन्फ्लेटेड थी। सेकेंड क्या इनके साथ हुआ कि लोन्स यूज इनएफिशिएंटली, कंपनी इंकर्ड ह्यूज ऑपरेटिंग लॉसेस। यानी जो लोन्स थे वो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं किया गया, इनएफिशिएंटली, यानी कि उसे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। ठीक है। और जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग लॉसेस इंकर्ड करने पड़े। फेल टू पे सैलरीज टैक्सेस एंड फ्यूल वेंडर्स। साथ में इनके साथ क्या केस हुआ कि इनके पास जब एफिशिएंट मनी नहीं थी
यानी जो इन्हें फंड्स थे वो लॉस कर दिए, तो इनके पास सैलरीज के लिए, टैक्सेस के लिए, फ्यूल वेंडर्स के लिए भी कोई भी जो फंड्स थे वो प्रोवाइड नहीं थे, तो यानी ये सैलरीज भी नहीं दे सके। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड रेगुलरली नॉन कंप्लायंस वर्सन कोलैप्स, और जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से ये क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। इश्यूज क्या क्या थे? फर्स्ट इशू था नो क्लियर प्रॉफिट मॉडल डिस्पाइट रैपिड एक्सपेंशन, यानी इनके पास कोई भी प्रॉफिट मॉडल नहीं था, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू जिससे वो रैपिड एक्सपेंड कर सके। नेक्स्ट था मिस यूज बैंक लोन्स फॉर पर्सनल एक्स्ट्रावेगेंस, यानी कि इन्होंने बैंक लोन्स जो लिया था उसको भी मिस यूज किया अपने पर्सनल एक्स्ट्रावेगेंस के लिए। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल व पुअर राइजिंग फ्यूल एंड एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनका जो कॉस्ट कंट्रोल था वो भी बहुत बेकार था, जिससे इनके पास क्या हुआ कि जो फ्यूल के जो पैसे थे वो भी कॉस्ट उनको बढ़ गई और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लैक ऑफ कैश फ्लो प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इनके पास कैश फ्लो जो प्लानिंग था यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो भी मैनेज नहीं हो पाया, इनके पास कैश फ्लो प्लानिंग बिल्कुल नहीं हो पाई, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है डिसरिगार्ड फॉर एम्प्लॉय कंसर्न एंड ऑपरेशनल लॉसेज, इन्हें क्या है डिसरिगार्ड फॉर एम्प्लॉय कंसर्न, यानी कि एम्प्लॉय का कोई भी कंसर्न इसमें जो था नहीं लिया गया, ऑपरेशनल लॉसेज भी हुए। लोन्स बेस्ड ऑन ब्रांड वैल्यू नॉट कैश परफॉर्मेंस, यानी कि जो लोन्स इनको दिया गया वो इनकी ब्रांड इमेज पे, जो ब्रांड की इमेज थी किंगफिशर एयरलाइंस की उसके बेस पे दिया गया, इनके कैश जो परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे नहीं दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो इनको जो लोन्स प्रोवाइड किया गया वो ब्रांड वैल्यू की इमेज देख के प्रोवाइड किया गया, ना कि इनके कैश परफॉर्मेंस को देखकर। अब गवर्नेंस कैसे फेलियर्स हुआ ये हम बात करते हैं। फर्स्ट है बैंक्स फेल ड्यू डिलिजेंस ऑन लोन अप्रूवल, तो बैंक्स इसमें फेल हुए कि इन्होंने सही से लोन्स को अप्रूव नहीं करके दिया। सेकेंड है बोर्ड वॉज इनएक्टिव डिड नॉट क्वेश्चन रिकलेस डिसीजन, यानी बोर्ड जो था वो भी इनएक्टिव रहा कि उन्होंने रिकलेस डिसीजन इस पर अच्छे से नहीं लिया। थर्ड है नो ट्रांसपेरेंसी ऑन फ्रॉड यूटिलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं लिया फंड को यूटिलाइज करने में कि इन्होंने किस तरह फंड्स को, जो लोन्स के फंड्स थे उसको किस तरह यूज़ किया, यूटिलाइज किया, और कोई भी अकाउंटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इनके पास। फोर्थ इज प्रोमोटर डोमिनेंस लीड टू लैक ऑफ चेक, जो प्रोमोटर्स के उनके डोमिनेंस के होने की वजह से जो चेक्स थे वो नहीं हो पाए। नेक्स्ट है ऑडिट कमेटी डिड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी जो ऑडिट कमेटी थी उन्होंने भी फंक्शन यानी उन्होंने भी अपना वर्क जो है इंडिपेंडेंटली नहीं किया। लेंडर्स इग्नोर्ड अर्ली साइंस ऑफ डिफॉल्ट, यानी जो लेंडर्स थे उन्होंने भी जो पहले जो डिफॉल्ट के साइन थे उन्हें भी इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्ट्स कि आखिर इन एयरलाइंस के साथ हुआ क्या, आइए हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है आपका एयरलाइन लॉस्ट इट्स फ्लाइंग लाइसेंस इन 2012, तो बेसिकली जिन्होंने 2012 से पहले अगर इस पे ट्रैवल किया होगा तो उन्हें पता होगा, क्योंकि 2012 के बाद से इनको लाइसेंस जो था इनका वो कैंसिल कर दिया गया। सेकेंड है एम्प्लॉयज़ लेफ्ट अनपेड मैनी फेस सीरियस हार्डशिप्स, तो जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें बिना सैलरीज के ही जाना पड़ा, उनके जिन्होंने काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम फेस की। थर्ड है विजय माल्या फ्लेड इंडिया, तो विजय माल्या जो थे वो इंडिया से चले गए, फ्लेड डिक्लेयर्ड फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो उन्हें डिक्लेयर कर गया था फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में। और साथ साथ पब्लिक बैंक से इंकर्ड मैसिव एनपीए एंड क्रिटिसिज्म, जो पब्लिक बैंक्स थे जिन्होंने उन्हें लोन दिया था वो भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें एनपीए जैसा केसेस देखना पड़ा, ठीक है, उनके बैलेंस शीट्स में। ट्रिगर्ड टाइटर आरबीआई लोन मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, जिससे क्या हुआ आरबीआई ने जो था लोन के मॉनिटरिंग करने की गाइडलाइंस और ज़्यादा टाइट कर दी थी। लास्ट पॉइंट है केस ड्रू अटेंशन टू वीक क्रेडिट इवैल्यूएशन सिस्टम, और साथ ही साथ इस केस से ये भी पता चला कि क्रेडिट इवैल्यूएशन सिस्टम भी किस तरह वीक था कि उन्होंने बिना किसी क्रेडिट एनालिसिस के उस कंपनी के उन्हें लोन प्रोवाइड कर दिया, सिर्फ किसकी वजह से, उनकी ब्रांड इमेज और वैल्यू की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा केस था किंगफिशर एयरलाइंस का। I hope you understand at this point. Now goes to next case studies of पंजाब नेशनल बैंक हैज़ 2018। तो अब ये जो केस स्टडी है ये पंजाब नेशनल बैंक की है, आइए देखते हैं इनके साथ क्या केस और क्या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुई। तो वन ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो आप सभी जानते होंगे कि जो पंजाब नेशनल बैंक है वो इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है,
ऑफर्ड रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग टू मिलियंस ऑफ कस्टमर। ये सभी, चाहे वो रिटेल हो कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, सभी कस्टमर्स को काफ़ी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ कस्टमर को। नोन फॉर स्ट्रॉन्ग रीच एंड गवर्नमेंट एफिलिएशंस। तो ये किसलिए ना जाना जाता है? स्ट्रॉन्ग रीच की वजह से कि ज़्यादा वाइड एरियाज तक फैले हुए हैं बैंक सेक्टर्स, और गवर्नमेंट के एफिलिएशन क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी अच्छा रोल प्ले करती है। हैड्स एफिशिएंट इंटरनल ऑपरेशन एज वेल, और साथ साथ इनके साथ इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी साथ में करती है। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या स्कैम हुआ। यस, तो स्कैम में इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 13,000 करोड़ फ्रॉड इन्वॉल्विंग अनऑथराइज्ड LOUs टू नीरव मोदी ग्रुप। तो बेसिकली हुआ क्या इनके साथ कि इन्होंने 13,000 करोड़ रुपीस जो थे वो भी अनऑथराइज तरीके से नीरव मोदी ग्रुप को दिए। ठीक है। सेकेंड है शिफ्ट नेटवर्क बाईपास, नो कोर बैंकिंग रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेड। और शिफ्ट नेटवर्क के द्वारा, शिफ्ट नेटवर्क आपको पता होगा कब यूज़ किया जाता है, जब हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ओके, तब वहाँ पे उसके ज़रिए इन्होंने फंड्स जो थे, फंड बैंक्स ने वो प्रोवाइड किए नीरव मोदी को, और उसको कोई भी बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया गया। तो ये आपको बता रहा है कि कितना बड़ा स्कैम हुआ। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बैंक ऑफिशियल कोलैबोरेटेड विद एक्सटर्नल फर्म एंड ज्वेलर्स। जो बैंक्स ऑफिशियल्स थे वो भी मिले हुए थे, और साथ साथ एक्सटर्नल फर्म्स जो और ज्वेलर्स थे वो भी इनके साथ मिले हुए थे। फ्रॉड रीमेंडेड अनडिटेक्टेड फॉर सेवरल ईयर्स। और जो फ्रॉड था वो काफ़ी सालों तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका। आप समझ सकते हो कि मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ तो हुई बट लेकिन जो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी काफ़ी सालों तक गवर्नमेंट की नज़र से दूर रहा। ठीक है। अब इश्यूज क्या थे ये चेक करते हैं। फर्स्ट इशू है फेलियर ऑफ इंटरनल चेक ऑन ट्रांजैक्शन ऑथेंटिसिटी, यानी कि जो इंटरनल चेक्स थे ट्रांजैक्शंस के वो फेल हो गए चेक करने में कि क्या ट्रांजैक्शंस हुई और कैसे हुई। सेकेंड है नो क्रॉस वेरिफिकेशन बिटवीन स्विफ्ट एंड कोर बैंकिंग, यानी कि कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुई स्विफ्ट जैसे फंक्शन को यूज़ करके, सर्विसेज को यूज़ करके और बैंकिंग सिस्टम में। थर्ड है एम्प्लॉयज़ गिव अनऑथराइज्ड गारंटी टू शेल फर्म्स, यानी कि एम्प्लॉयज़ ने ऐसे लोगों को, ऐसे फर्म्स को कहते हैं फंड को लोन किया जो कि अनऑथराइज्ड थे। ठीक है, यानी उनकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं थी। फोर्थ है ऑडिटर फेल्ड टू फ्लैग रिपीटेड लार्ज LOU, तो यानी कि जो ऑडिटर्स थे वो भी फेल्ड हो गए ऐसे रिपीटेड लार्ज ट्रांजैक्शंस को देख कर। ठीक है, उन्होंने भी नहीं देखा है ऐसी ट्रांजैक्शंस को, यानी उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाई, यानी कि उन्होंने कोई भी चेक नहीं किया किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में। नो अकाउंटेबिलिटी फॉर लार्ज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स, और यहाँ तक कि उन्होंने जो क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया कि शिफ्ट ट्रांजैक्शंस का यूज़ किया गया, तो उसमें फॉरेन इतनी ह्यूज अमाउंट में फॉरेन करेंसी का भी जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट था, उन चीज़ों को भी इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, यानी उसे भी एक्सपोज नहीं किया। वेंडर ड्यू डिलिजेंस वॉज नेवर डन प्रॉपरली, यानी कि इससे क्या उन्होंने वेंडर के जो ड्यू डिलिजेंस थे उसको ढंग से प्रॉपरली नहीं किया। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट गवर्नेंस फेलियर। गवर्नेंस क्या फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू था वो देखते हैं। वीक इंटरनल ऑडिट सिस्टम मिस्ड रिपीटेड फ्रॉड सिग्नल, यानी कि जो इंटरनल सिस्टम के वीक होने की वजह से क्या हुआ, रिपीटेड फ्रॉड सिग्नल्स हुए। एम्प्लॉयज़ मिसयूज्ड एसेस विद नो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म, जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मिसयूज़ किया अपनी पावर का क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सुपरवाइजरी मैकेनिज्म नहीं था, इसी वजह से। थर्ड है बोर्ड फेल्ड टू मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो बोर्ड थे उन्होंने भी मॉनिटर नहीं किया इस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को। रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर सुपरफिजिकल लैक डेप्थ, और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस थी वो भी लंबे समय तक लैक रही। ठीक है। नो एक्शन ऑन अर्लियर इरेगुलरिटीज रिपोर्टेड इंटरनली, जो इंटरनली कोई भी ऐसी रिपोर्टेड रेगुलरिटीज चेक नहीं हुई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। उसके बाद थर्ड लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, और रियल टाइम में जो कोई भी मतलब उस टाइम पे जब ये फ्रॉड एक्टिविटीज़ हुई तो किसी भी सिस्टम के ज़रिए उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सका। तो आखिर में अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया इस केस से। तो नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी फ्लेड इंडिया बिकेम फ्यूगिटिव, तो नीरव मोदी और जो मेहुल चौकसी जो इस केस में थे जिन्होंने फ्रेडलेंट एक्टिविटीज़ की वो जो है इंडिया छोड़ के चले गए। ठीक है, और उन्हें जो फ्यूगिटिव्स माना गया। PNB सफर्ड ह्यूज लॉसेज एंड पब्लिक ट्रस्ट कोलैप्स, जिससे क्या हुआ PNB जो थे उन्होंने काफ़ी लॉसेस
बियर किया और साथ में उन्होंने पब्लिक का ट्रस्ट भी जो था वो खो दिया। प्रमोटेड स्ट्रिक्टर बैंकिंग एंड शिफ्ट रेगुलेशंस, और साथ ही में बैंकिंग सिस्टम को भी स्ट्रिक्ट करा गया और जो शिफ्ट फंक्शन जो यूज़ किया जाता था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए उसे भी स्ट्रिक्ट करा गया। लास्ट है LOU डिसकंटिन्यूड एज अ प्रिवेंटिव स्टेप बाय RBI। जो LOU का यूज़ था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया बाय द RBI फॉर अ प्रिवेंटिव स्टेप के जरिए। केस हाईलाइटेड पुअर डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स, और इस केस से क्या शो हाईलाइट हुआ कि पुअर डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट उनमें बेकार था बैंकिंग सिस्टम में। स्ट्रेंथ एंड विजिलेंस इन PSB ऑपरेशंस, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया PSB ऑपरेशंस को उनका विजिलेंस देख के। तो ये केस स्टडी था हमारा PNB का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट केस स्टडी, IL&FS ग्रुप क्राइसिस इन 2018। तो अब हम जानते हैं के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बेसिक IL&FS की फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाज अ कोर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जायंट इन इंडिया। तो ये काफ़ी अच्छा को फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये ग्रुप है जो है, ठीक है। इसका साइड में इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, एनर्जी, वाटर एंड रियल एस्टेट। तो इनका प्रोजेक्ट्स कहाँ क्या रहता है? रोड्स या एनर्जी या वाटर और रियल एस्टेट्स में। हैड ओवर 300 सब्सिडरीज, इनकी 300 से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर अक्रॉस सेक्टर्स। प्लेड अ की रोल इन NBFC लैंडिंग एंड प्रोजेक्ट लैंडिंग फंडिंग। तो ये इनका रोल ज़्यादातर NBFC के ज़रिए लैंड करते हैं अपने फंड्स को और प्रोजेक्ट फंडिंग्स में। तो अब इनके साथ देखते हैं क्या स्कैम्स हुआ। फर्स्ट, डिफॉल्टेड एंड ओवर 90,000 करोड़ डेट ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंस। तो इनका डिफ़ॉल्ट हुआ 90,000 करोड़ का इनके पास डेट था, और जिसका कारण था लिक्विडिटी क्रंच का, ठीक है, कि इनके पास जो थी लिक्विडिटी नहीं थी, और मिस रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंस, यानी इनके पास कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी। डिलाइड रीपेमेंट एक्सपोज मैसिव सिस्टमिक रिस्क इन NBFC सेक्टर, और बार बार ये जो रिपेमेंट को डिले करते थे जिससे एक्सपोज हुआ इनका कि सिस्टमैटिक रिस्क जो था इनके NBFC सेक्टर्स में। कंपनी टुक लोन्स टू रीपे अर्लियर बोरोइंग क्रिएटिंग अ डेट स्पाइरल, यानी कि ये क्या करती थी कंपनी जो थी वो लोन्स लेती थी, किस लिए? कि जो इन्होंने पहले जो बोरोइंग्स ले रखी थी, यानी जो पहले इन्होंने लोन्स ले रखे थे उनके फंड्स को रीपे करने के लिए दोबारा से एक लोन लेती थी। यानी कि सपोज, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे IL&FS कंपनी है, इन्होंने पहले 2017 में 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 2018 में 2 करोड़ का लोन लिया। क्यों लिया? इसमें से 1 करोड़ का लोन इसलिए लिया कि जो पहले जो इन्हें लोन ले रखा था उसको रीपे कर सके, और 1 करोड़ इन्हें फिर अलग से लिया, ठीक है। तो ये हुआ इनका 2 करोड़ का। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इस तरह फंड लिए कि इन्हें इस तरह के लोन लिए कि पहले जो इन्हें बोरिंग्स ले रखे थे उनको रीपे करने के लिए, क्योंकि उनके पास फंड नहीं था, तो इन्हें पहले जो बोरिंग्स ले रखे थे उनको रीपे करने के लिए नया एक लोन लिया, ठीक है। फेक कंफर्ट लेटर्स इश्यूड फॉर रेजिंग अनजस्टिफाइड लोन्स, और इन्हें काफ़ी फेक लेटर्स बनाए जिससे लोन्स के जो अमाउंट थे वो किस तरह रेज किया है वो जस्टिफाइड नहीं हो रहे थे। इश्यूज़ क्या थे इनके साथ? फर्स्ट है ओवर लेवरेजिंग विदाउट कैश फ्लो टू सपोर्ट रीपेमेंट। इनके पास ओवर लेवरेज था जो कि कैश फ्लो को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, और सपोर्ट रीपेमेंट्स नहीं थे इनके पास। नो रिस्क इवैल्यूएशन कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, जो ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में कहते हैं पैसे को लगा रहे थे उनका कोई भी रिस्क इवैल्यूएशन नहीं था इनके पास। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन, प्रॉपर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इनके पास इन्फ्लेशन वैल्यूएशन की वजह से इनका कहते हैं पुअर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, यानी प्रोजेक्ट जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर, मास्क फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जैसा फंक्शन क्रिएट हो गया। लैक ऑफ प्रॉपर एसेट लायबिलिटी मैचिंग पॉलिसी, इनके पास कोई भी ऐसा पॉलिसी नहीं था कि जिससे एसेट लायबिलिटी मैचिंग कॉन्सेप्ट से ये रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकें। वार्निंग साइन इग्नोर्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल टाइज, इन्होंने वार्निंग साइन को इग्नोर किया क्योंकि यहाँ उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल टाइज थी। गवर्नेंस फेलियर्स, अब इसमें गवर्नेंस फेलियर्स का क्या रोल है वो देखते हैं। बोर्ड फेल टू फ्लैग रिस्की लैंडिंग प्रैक्टिसेस, जो बोर्ड थे वो फेल्ड हो गए
रिस्की लैंडिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड टॉप एग्जीक्यूटिव हैड अनचेक पावर एंड नो ओवरसाइट। जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने चेक नहीं किया, ना ओवरसाइट मॉनिटर्स किया इन चीज़ों को। नो ऑडिट ट्रायल फॉर इंटर कंपनी लोन्स एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स। कोई भी ऑडिट ट्रायल नहीं था इंटर कंपनी लोन्स का, ठीक है, और मूवमेंट जो फंड्स की मूवमेंट हो रही थी उसके ऊपर। वीक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंगेजमेंट एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंगेजमेंट थी वो बहुत ही कम थी, और जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर विसल ब्लोअर कंसर्न इग्नोर्ड बाय मैनेजमेंट। और जो विसल ब्लोअर जैसी चीज़ें थी वो इग्नोर किया गया मैनेजमेंट के जरिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गेव मिसलीडिंग हाई रेटिंग। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उन्होंने इस कंपनी को ज़्यादा हाई रेट्स प्रोवाइड किए जो कि गलत मिसलीड्स थी वर्क में। अब रिजल्ट क्या हुआ ये देखते हैं। लीड टू ए लिक्विडिटी क्राइसिस इन एनबीएफसी सेक्टर। इससे क्या हुआ, जो एनबीएफसी सेक्टर थे उसमें लिक्विडिटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्राइसिस हो गए। गवर्नमेंट टुक ओवर आईएलएफएस बोर्ड टू प्रिवेंट सिस्टमिक। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, आईएलएफएस बोर्ड को वापस ले लिया। कोलैप्स से ट्रिगर्ड रेगुलेटरी ओवरहॉल फॉर एनबीएफसी बाय आरबीआई। इससे रेगुलेटरी ओवरहॉल हुआ एनबीएफसी पर आरबीआई के जरिए। मैसिव हिट टू इन्वेस्टर इन लेंडर्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स। इससे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा किसको, इन्वेस्टर्स को जो एनबीएफसी वहाँ के थे, लेंडर्स को और इंश्योरेंस फर्म्स को। इन्हांस्ड फोकस ऑन क्रेडिट रेटिंग एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। और इन पे फोकस किस पे, क्रेडिट रेटिंग्स और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जैसी चीज़ों पे फोकस किया गया। बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन शेडो बैंकिंग रिफॉर्म्स। और इसी से एक शेडो बैंकिंग रिफॉर्म्स जैसी पॉइंट जो है वो एक टाइम पे निकल के आई बाहर। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस स्टडी जो है आईसीआई बैंक वीडियोकॉन केस का, जो 2018 का है, ठीक है। वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स विद हाई रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रेजेंस। तो आप आईसीआई बैंक्स को जानते होंगे, जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, क्योंकि इसमें हाई रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रेजेंस है, ठीक है। लीड बाय चंदा कोचर, अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन बैंकिंग। तो जो बैंक था ये किसके था, चंदा कोचर, जो काफ़ी फेमस इंडियन बैंकिंग सिस्टम में प्रोमिनेंट फिगर्स माना जाता है। नोन फॉर पुशिंग डिजिटाइजेशन एंड वुमेन लीडरशिप इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, डिजिटाइजेशन और वुमेन लीडरशिप्स जो थी फाइनेंशियल सर्विसेज में, इसके नाम से जाना जाता है इन्हें। लिंक्ड टू मेजर इंडस्ट्रियल बोरोवर्स लाइक वीडियोकॉन ग्रुप। तो इनका लिंक जो था वो इंडस्ट्रियल बोरोवर्स जैसे वीडियोकॉन ग्रुप के साथ था। तो अब देखते हैं इनका स्कैम क्या हुआ। एलाइट क्यू प्रोक्यू इन 32,050 करोड़ लोन टू वीडियोकॉन लिंक्ड टू कोचर हस्बैंड्स बिजनेस। तो देखिए इन्हें किया क्या कि 32,150 करोड़ का जो लोन था वो वीडियोकॉन को दिया, जो कि इनके हस्बैंड के द्वारा लिंक था, ठीक है। इनके हस्बैंड के जरिए जो कोचर थे वो वीडियोकॉन कंपनीज को उनके नाम पे दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, पर्सनल गेन फ्रॉम प्रोफेशनल डिसीजन। तो यहाँ पर हुआ कि इन्होंने अपने पर्सनल गेन्स को ज़्यादा प्रेफर किया अपने प्रोफेशनल डिसीजन से, ठीक है। वीडियोकॉन डिफॉल्टेड ऑन लोन्स रेजिंग क्वेश्चंस ऑन ड्यू डिलिजेंस। तो वीडियोकॉन जो थे उन्होंने लोन्स को डिफ़ॉल्ट हुआ, इनसे क्वेश्चंस अराइज हुए, ठीक है। आईसीआई इनिशियली डिनाइड वर्क डूइंग बट कोचर स्टेप डाउन। तो आईसीआई अभी भी वर्क कर रहे इनिशियली रॉन्ग डूइंग, बट कोचर ने जो स्टेप थे वो डाउन कर लिया। इश्यूज़ क्या थे ये जानते हैं हम। लोन टू वीडियोकॉन डिस्पाइट इट्स वीक फाइनेंशियल्स। जो लोन्स हमने वीडियोकॉन कंपनीज को दिए तो ये हमारे वीक फाइनेंशियल स्टेप्स को दिखाते हैं कि बिना एनालिसिस के आपने उन्हें लोन प्रोवाइड किया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बोर्ड डिसीजन एंड डिस्क्लोजर्स। ट्रांसपेरेंसी को भी नहीं देखा गया, ट्रांसपेरेंट नहीं चीज़ों को बनाया गया, डिसीजंस को और डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग थी कि आपने किसी पार्टी से ट्रांजैक्शंस की, उसका कोई भी रिपोर्टिंग नहीं था। विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स नॉट एड्रेस प्रोमिनेंटली। कोई भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स जो थे उसे प्रोमिनेंटली एड्रेस नहीं किया गया। वीक चेक ऑन एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इन लीडिंग। वीक चेक थे इन्फ्लुएंस कोई भी लैंडिंग के लिए, ठीक है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी इन्फोर्समेंट, यानी कि कोई भी पॉलिसी इन्फोर्समेंट में अपना इंटरेस्ट जो था, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, उसको देखा नहीं गया। गवर्नेंस फेलियर्स। अब इसमें गवर्नेंस क्या फेलियर थी। बोर्ड इग्नोर्ड रेड फ्लैग्स रेज्ड अगेन कोचर।
बोर्ड ने जो था इग्नोर कर दिया रेड फ्लैग्स कोचर के अगेंस्ट में। नो इफेक्टिव सिस्टम फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मॉनिटरिंग, कोई भी इफेक्टिव सिस्टम नहीं था इंटरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए। इंटरनल ऑडिट लैक्ड इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, जो इंटरनल ऑडिट थे वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, अथॉरिटी उनके पास नहीं, उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान फोकस नहीं किया। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म वर स्पेसिफिकल और स्लो, जो विसल ब्लोअर थे या तो वो सुपरफिशियल नहीं था या स्लो था, ठीक है। पुअर कंप्लायंस विद सेबी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्म, उन्होंने जो सेबी रिलेटेड ट्रांजैक्शन नॉर्म्स थे उनके पे पुअर कंप्लायंस थी इनकी। अलाउड एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस इन मेजर लैंडिंग कॉल्स, इन्होंने ज़्यादातर मेजर लैंडिंग कॉल्स को डोमिनेट किया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया। अब रिजल्ट्स क्या था, इनके साथ क्या हुआ ये देखते हैं। चंदा कोचर रिज़ाइन एंड फेस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, जो चंदा कोचर थी उन्होंने रिज़ाइन दिया और साथ में उनके सीबीआई के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन भी उन्हें फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम। वीडियोकॉन टर्न एनपीए एडिंग इट्स टेस्ट टू आईसीआई बैंक बुक्स, तो जो वीडियोकॉन थी वो एनपीए में इंक्लूड हो गई क्योंकि एनपीए माना गया वो लोन सेक्टर लोन्स को, और स्ट्रेस जो था वो आईसीआई बैंक्स की बुक्स में बढ़ गया। सेबी टाइटन रूल्स ऑन डिस्क्लोजर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो सेबी थी उन्होंने टाइट किए रूल्स और डिस्क्लोजर्स को कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, उन चीज़ों को रूल्स रेगुलेशंस को टाइट करा। डैमेज्ड आईसीआई ब्रांड एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इससे क्या हुआ, जो आईसीआई का ब्रांड इमेज था वो डैमेज हो गया और साथ में इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो भी बेकार हो गया, ठीक है। क्रिएटेड डिबेट ऑन बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इन प्राइवेट बैंक्स, इससे क्या हुआ कि जो बोर्ड अकाउंट प्राइवेट बैंक्स उनमें डिबेट जैसा टॉपिक जो क्रिएट हो गया बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को लेकर। री इन्फोर्स्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल लीडरशिप इन कॉर्पोरेट्स, और दोबारा से एथिकल लीडरशिप जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में इम्पॉर्टेंस करवाई गई। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइसिस में येस बैंक का क्राइसिस, जो बहुत ही रिसेंटली अर्लियर ही है, 2020 का केस स्टडी है। हाई ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक नोन एज एग्रेसिव कॉर्पोरेट लैंडिंग, तो जिसे हम हाई ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर भी बैंक कहते हैं यहाँ पे, और ये कॉर्पोरेट लैंडिंग्स में काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है येस बैंक को। बैंक placed under RBI moratorium in March 2020. Okay, SBI led consortium RBI restructuring plan. Rana Kapoor was arrested and investigated by CBI. ट्रिगर्ड पैनिक विड्रॉल एंड लॉस ऑफ डिपॉजिटर ट्रस्ट, इससे क्या हुआ, जो डिपॉजिटर्स थे उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विड्रॉल्स करें जिससे काफ़ी ज़्यादा बर्डन बैंक्स के ऊपर पड़ा, ठीक है। डिपॉजिटर का ट्रस्ट भी लॉस हुआ। आरबीआई इम्पोज ट्रिगर नॉर्म्स ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उन्होंने जो आरबीआई जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए। मार्क्ड ऑन शिफ्ट इन कॉर्पोरेट लोन रिस्क इवैल्यूएशन, और एक ऐसा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फिक्स किया कॉर्पोरेट लोन को रिस्क लोन्स प्रोवाइड करने टाइम पे रिस्क इवैल्यूएशन का। तो कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स इन कॉर्पोरेट फेलियर इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो ये वाला कंटेंट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आई होप यू लर्न अबाउट सो मैनी केस स्टडीज़ केस स्कैम्स, ठीक है, इन दिस वीडियो, ठीक है। आपको आगे की वीडियो पार्ट 2 में मिलेगी यूनिट नंबर 5 के। तो अगर आपको कोई भी कंटेंट, अगर कोई भी स्कैम्स अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई चैनल ऑन समायरा नॉलेज हब। सो बाय।